टॉपिक है इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इंडिया और यूएसए का क्या कॉपरेशन है स्पेस फील्ड में। तो इसरो एंड इट्स काउंटर पार्ट नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये नासा का फुल फॉर्म है, हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन जॉइंट रिलाइजेशन ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर निसार। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है ना कि एक निसार सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, ठीक है, जो कि एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन होगा, जो कि इसरो और नासा का क्या जॉइंट वेंचर है। एक्सचेंज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्टेड बाय इंडियाज रिसोर्स सेट 2 डाटा एंड यूएसएस लैंडसैट 8 एट सैटेलाइट डाटा हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर द इसरो यूएसजीएस कॉपरेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने भी अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लगाए हैं और यूएस ने भी लगाए हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो उसका क्या नाम है, रिसोर्स सेट 2, और यूएसए का जो इसका नाम है यूएसएस लैंडसैट 8। दोनों सैटेलाइट ने अपने अपने डाटास को शेयर किया ताकि दोनों का जो है ना ये दोनों का कॉपरेशन बढ़े। ठीक है, और हम अच्छे से कोई भी चीज़ रिसर्च कंडक्ट कर पाएँ। ISRO and NASA have jointly carried out a balloon-borne measurement campaign in India to characterize Asian tropopause aerosol layer in August 2017। ISRO और NASA ने जॉइंटली एक balloon-borne measurement campaign भी चलाया था इंडिया में, ताकि हम एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर को करेक्टराइज कर पाएँ। ठीक है, कब, ये अगस्त 2017 की बात है। ISRO Chandrayaan-1 mission to the moon is an example of joint cooperation of ISRO and NASA in discovery of water molecules on the moon surface। तो हमारा जो चंद्रयान 1 था, जो इंडिया का पहला मून मिशन था, उसने ने वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की थी मून पे। ठीक है, तो ये भी एक इसरो और नासा का कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है, जॉइंट जो था ये एक अचीवमेंट है। ठीक है, अब है इंडिया और फ्रांस का कॉपरेशन। इंडिया एंड इट्स फ्रेंच काउंटर पार्ट CNES, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, और सेंटर नेशनल डी स्टडीज़ स्पेशल, जो कि नासा का स्पेस रिसर्च सेंटर है, हैव साइंड एन एग्रीमेंट इन 2019 टू सेटअप अ जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम। तो इंडिया और फ्रांस का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर के ही हमने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। ठीक है, तो इन दोनों का फ्रांस और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि ये बात की गई कि हम जॉइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम को बनाएंगे। ठीक है, द टू नेशंस विल एक्सप्लोर पुटिंग अप अ कॉन्स्टलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स दैट विल आइडेंटिफाई एंड ट्रैक मूवमेंट ऑफ शिप ग्लोबली एंड इन पर्टिकुलर दोज मूविंग इन द इंडियन ओशन रीजन। और इन दोनों नेशन का क्या मोटिव है कि हम क्या करेंगे, एक लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स को हम वहाँ पे लॉन्च करेंगे, और उससे शिप्स के या फिर शिप्स का जो ग्लोबल मूवमेंट हो रहा है उसको ट्रैक किया जाएगा, और ख़ास करके जो इंडियन ओशन में जितने भी शिप हैं उसको ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, ISRO and CNES have also formed joint working groups in Earth observation, planetary exploration, launch vehicle development, communication and navigation, and human space flight program to further explore cooperation opportunities। इसके अलावा इसरो और CNES ने एक जॉइंट रूप से दोनों काम कर रहे हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन में, प्लेनेट को एक्सप्लोर करने में, ठीक है, लॉन्च व्हीकल सिस्टम को डेवलप करने में, इनफैक्ट कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट को भी फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका मिशन फॉर स्टडिंग द ओशन फ्रॉम स्पेस यूजिंग अल्टीमेट्री वाज लॉन्च्ड ऑन Feb 25। तो एक सरल मिशन है जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अटलांटिका। ये मिशन लॉन्च किया गया ताकि हम ओशन के बारे में स्टडी कर सकें एक हाइट से, वहाँ से एल्टीट्यूड को मेज़र करके। ये कब लॉन्च किया गया था, Feb 25 में। ठीक है, Feb 25 को 2013 में। CNES provided a radar altimeter instrument called Altica and an onboard relay instrument for the International Argos Data Collection System। और इस मिशन में जो अल्टिका जो सिस्टम है, वो जिसको हम हाइट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये फ्रांस ने ही प्रोवाइड किया था इस मिशन के लिए। मेगा ट्रॉपिक्यूज एंड इंडो फ्रेंच जॉइंट सैटेलाइट मिशन वॉज लॉन्च इन 2011 फॉर द स्टडी ऑफ द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स जैसे मानसून एंड साइक्लोन। तो एक मेगा ट्रॉपिक मिशन है, जो कि इंडिया और फ्रांस का जॉइंट सैटेलाइट मिशन है, जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था ट्रॉपिकल एरियाज़ में ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर उसके क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, इनफैक्ट मानसून और साइक्लोन के बारे में पता लगाने के लिए। ISRO CNES आर कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी ऑन थर्मल इंफ्रारेड इमेजर नेम्ड द त्रिशना फॉर रियलाइजिंग एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। और इसरो और फ्रांस के जो स्पेस सेंटर है, ठीक है, दोनों ने मिलकर CNES ने एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजर, जिसका नाम है त्रिशना, इसके लिए भी फिजिबिलिटी, इसकी स्टडी के लिए इसको फिजिबल बना रहे हैं ताकि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में इसको फिक्स कर पाएँ।
अब है इंडिया और रशिया का कॉपरेशन, ठीक है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बिन साइंड बिटवीन इसरो एंड रॉसकॉस्मोस, द फेडरल स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, फॉर जॉइंट एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। और अब देखते हैं हम इंडिया और रशिया। तो रशिया का जो स्पेस जो स्टेशन है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। तो इसरो और रॉसकॉस्मोस ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर क्या होगा कि एक जॉइंट एक्टिविटी कंडक्ट होगा कि हम ह्यूमन को कैसे स्पेस में भेज सकते हैं फ्लाइट प्रोग्राम में। रशिया वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर द प्रपोज्ड गगनयान मिशन। और हमारा जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाने वाला, जो कि फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा इंडिया का, वो भी उसमें भी असिस्ट हमें कौन करेगा, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा, रशिया। इसरो एंड रॉसकॉस्मोस आर ऑल्सो वर्किंग टुवार्ड्स इस्टेब्लिशिंग ग्राउंड स्टेशन फॉर ईच अदर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स। तो इसके अलावा इसरो और रॉसकॉस्मोस दोनों मिलकर के एक स्पेस स्टेशन भी बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन, ताकि जो भी नेविगेशन सिस्टम्स है उसको हम अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए, जैसे कि नेविक स्टेशन इन रशिया एंड ग्लोनास स्टेशन इन इंडिया, दोनों अपना अपना स्टेशन जो है वो एक्सचेंज करेंगे। फिर एशियन कंट्रीज़ अंडर द एशियन ग्रुप है, ठीक है, जो कि 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो अंडर द एशियन इंडियन स्पेस कॉर्पोरेशन प्रोग्राम प्लेस्ड इन द दिल्ली रिक्लेशन ऑफ द एशियन इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट, ISRO seeks to support Asian countries to receive and process data from Indian remote sensing satellite and also to provide ट्रेनिंग इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। जितने भी एशियन नेशंस हैं, ठीक है, तो दिल्ली में एक डिक्लेरेशन हुआ था एशियन और इंडिया के बीच में एक कमेमोरेटिव समिट में, और इसरो जो है वो एशियन कंट्रीज़ को डाटा रिसीव करने में या फिर डाटा प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में। India has set up a data reception, tracking or telemetry station in southern Vietnam. ISRO has another station at Biakin, Indonesia. This will help India to monitor China's activities in the South China Sea. इसलिए इंडिया ने एक डाटा रिसेप्शन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, कहाँ पे, सदर्न वियतनाम में, ठीक है। और इसके अलावा इसरो का एक स्टेशन बियाकिन इंडोनेशिया में है। इससे ये इंडिया जो है वो सर्विलांस अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएगा ये साउथ चाइना सी में। अब सपोर्ट टू साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशियन सैटेलाइट, तो इंडियन लॉन्च व्हीकल GSLV F9 प्लेस्ड द साउथ एशिया सैटेलाइट इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट इन 2017। तो इंडिया ने जो अपने लॉन्च व्हीकल GSLV F9 से साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम GSAT-9 है, कहाँ पे, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 2017 में। टोटल कॉस्ट वाज बॉर्न बाय इंडिया। इसका जो पूरा कॉस्ट था वो इंडिया ने ही बियर किया था। ऐसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड सिक्स टू प्रोवाइड टेलीकॉम DTH, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज़। ये जो था ये लॉन्च किया गया था नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि उनको भी टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट किया जाए, ठीक है। द कम्युनिकेशन सर्विस विल बी अवेलेबल बाय नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और ये है पाकिस्तान टर्न्ड डाउन द ऑफर टू ज्वाइन SAS। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसमें जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग जिससे ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी ये सार्क में जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें से पाकिस्तान को छोड़ करके सारे कंट्रीज़ को इंडिया जो है इस मिशन के तहत टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव्स। India as a member of the international COSPAS SRED system of research and rescue operation provides search and rescue support to India and 7 neighboring countries, namely Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Seychelles, Sri Lanka and Tanzania। इंडिया जो है ये इंटरनेशनल कॉस्पास सरसेट सिस्टम का एक कह सकते हैं मेंबर है, जिस वजह से ये इंडिया जो है वो अपने 7 कंट्रीज़ को, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसमें है बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया। अब देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव्स। तो फर्स्ट है उन्नति, लॉन्च्ड इन जनवरी 2019, उन्नति यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। तो उन्नति का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग। इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट। और ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसके तहत नैनो सैटेलाइट्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। It is an initiative of Unispace Plus 50, the 50th anniversary of First United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Users of Outer Space। तो ये इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, यूनिस्पेस प्लस 50 में, जब ये इसका 50th एनिवर्सरी था, ठीक है। उन्नति इज़ अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN कमेटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो उन्नति वो सारे कंट्रीज एक्सेस कर सकते हैं जो कि UN कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर सरफेस के आउटर स्पेस के मेंबर हैं।
For capacity building, ISRO shares its facility expertise in application of space science and technology by conducting short-term and long-term courses through the Indian Institute of Remote Sensing and the United Nations Affiliated Center for Space Science and Technology Education in Asia and Pacific at देहरादून। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मतलब एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए स्पेस फील्ड में इसरो जो है अपने अपने फैसिलिटीज़ अपने एक्सपर्टीज़ को शेयर करता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कोर्सेज को प्रोवाइड करके, किसके थ्रू? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के थ्रू, ठीक है। और जो कि इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट है जो कि यूएन से एफिलेटेड है और उसका नाम क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक, और ये कहाँ पे है? देहरादून में। India plays an active role in the deliberation at the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space। तो इंडिया का जो है ना काफ़ी एक्टिव रोल है ताकि हम जो यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस है वो उसमें उस मेंबरशिप में इंडिया काफ़ी एक्टिव रहता है। अब ग्रेविटेशनल वेव स्टडी। द ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज प्रपोज टू बी सेट अप इन हिंगोली महाराष्ट्र, इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फंक्शनिंग बाय 2025, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है जो कि हिंगोली महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा और इसका ये आइडिया है कि 2025 तक ये फंक्शनल हो जाएगा, काम करने लगेगा। Gravitational waves are ripples in the fabric of space-time caused by some of the most violent and energetic processes in the universe, such as the merger of black hole और neutron stars। तो ग्रेविटेशनल वेव एक तरीके से कह सकते हैं वो रिपल्स हैं, ठीक है, जो कि कैसे बनते हैं? वो बनते हैं किसके जो बहुत ज़्यादा जो वायलेंट या फिर कह सकते हैं एनर्जेटिक प्रोसेस होता है यूनिवर्स में, उसके मर्ज होने से, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के मर्ज होने से। द इंडियन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर वुड बी ओनली द 6th सच observatory in the world and will be similar to the 2 US detectors in Hanford and Livingstone। तो ये जो इंडिया ऐसा करने वाला कि ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑब्जर्व करने वाला या उसको डिटेक्ट करने वाला, ये बस वर्ल्ड का 6th कंट्री होगा। और ऐसा ही 2 सिस्टम जो है वो यूएस में भी लगा हुआ है, हैनफोर्ड वाशिंगटन और लिविंगस्टोन लिथुआनिया में। In February 2016, scientists at the US-based Laser Infrometer Gravitational Wave Observatory announced the detection of gravitational waves arising from the merger of 2 black holes 1.3 billion ago। तो फरवरी 2016 में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया था कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि 2 ब्लैक होल्स के मर्ज होने के बाद रिलीज हो रही है, हम उसके बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। द डिस्कवरी वॉज मेड नियरली 100 years आफ्टर दियर एग्जिस्टेंस वॉज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो उसका एग्जिस्टेंस जो प्रेडिक्ट किया गया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, लेकिन ये सब कुछ डिटेक्ट हो पाया 100 years के बाद, डिटेक्शन के 100 years के बाद। The gravitational waves, if detected, carry signatures of their origin, explaining and much about the nature of gravity and the origin of the universe। अगर हम ग्रेविटेशनल वेव्स को अगर डिटेक्ट कर पाते हैं तो इससे क्या हुआ कि हम कैसे ऑरिजिन हुआ है, जब ब्लैक होल्स का कैसे होता है, या सोलर सिस्टम का कैसे ऑरिजिन हुआ, ग्रेविटी कैसे बनता है, ये सब कुछ हम समझ पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है इसरो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ प्रोमिनेंट मल्टीलेटरल फोरा इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ, कमिटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमॉन्ग अदर्स। तो इसरो जो है वो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट है सारे इसको कह सकते हैं स्पेस समिट्स में, लाइक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ, कमेटी ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो इन सब में काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं। अब देखते हैं अदर कंट्रीज़ इन स्पेस, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी डिफरेंट है, जो फर्स्ट है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है नासा। इस्टेब्लिश्ड इन 1958, इसको इस्टेब्लिश 1958 में किया गया था। नासा इज़ अ स्पेस एजेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलियन स्पेस प्रोग्राम। ये जो ब्रांच है किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट का एक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम है, ये उसी का ब्रांच है नासा। as well as aeronautics and aeroscope research. It is headquartered in Washington DC, USA। और ये सिविल एविएशन के फील्ड में तो ये करता ही रिसर्च, इसके अलावा ये एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस रिसर्च को भी कंडक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। NASA has led many space exploration missions, including the Apollo moon landing mission, the Skylab space station, and later the space shuttle। NASA ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन किया, लाइक सबसे पहले जो चाहे पर्सन को मून पे भेजना हो, ठीक है, सबसे पहले नासा ही ने किया था। फिर Skylab स्पेस स्टेशन है, फिर स्पेस शटल, ठीक है, ये सारे जो एक्सप्लोरेशन है वो नासा का ही है। NASA has developed and supported the International Space Station and is overseeing the development of the Orion multi-purpose crew vehicle designed to carry astronauts to destinations in deep sea। और नासा जो है क्योंकि ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें बहुत सारे मेंबर्स लाइक फ्रांस है,
यूएसए है, उसके बाद कह सकते हैं रशिया है, सब वो सब ने मिलके बनाया था। लेकिन वो इसमें मतलब यूएस का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये यूएस से भी प्लान कर रहा है नासा कि हम डीप सी को स्टडी करने के लिए, डीप स्पेस को स्टडी करने के लिए हम क्या करें, एक मल्टीपर्पज़ क्रू व्हीकल को डिज़ाइन कर रहा है वो, ठीक है, ताकि एस्ट्रोनॉट को डीप स्पेस मिशन ले आया जा सके। NASA is also involved in various programs including Juno, Curiosity, Cassini, Huygens, Dawn, Mars 2020 rovers, Kepler Space Telescope, New Horizon, James Webb Space Telescope, among others। तो नासा जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में इंक्लूड है, लाइक जूनो, क्यूरियोसिटी, कैसनी, हाइजेंस, डाउन, मार्स 2020 रोवर है ना, रोवर जो भी नासा का रोवर गया था, फिर कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप, न्यू होराइजन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि बहुत ही अच्छा भी फ़ोटो क्लिक करके मतलब बहुत सर्कुलेट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है रॉसकॉस्मोस, देखिए रशिया का है, कह सकते हैं स्पेस सेंटर, ठीक है। रॉसकॉस्मोस इज द रशियन स्पेस एजेंसी established as a state corporation in August 2015 to oversee the implement of comprehensive reform of the Russian space industry। तो रॉसकॉस्मोस को एक रशियन स्पेस एजेंसी जो कि स्टैब्लिश किया गया 2015 में, ताकि हम और पूरा कम्प्रिहेंसिव रशियन स्पेस इंडस्ट्री को ब्रॉड कर पाए, इसको पूरा बढ़ा सके, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल स्पेस कॉपरेशन। रॉसकॉस्मोस वाज अ पार्ट ऑफ ISS कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिगनिंग। और ये जो है ये इंटरनेशनल स्पेस कॉपरेशन को मतलब प्रमोट करता है, और रॉसकॉस्मोस जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का स्टार्टिंग से ये पार्टनर रहा है। Russia is jointly working with European Space Agency for Mars mission ExoMars. The trace gas orbiter of this mission was launched successfully in 2016। रशिया जो है वो एक मिलके काम कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मार्स मिशन के लिए, ठीक है, एक्सो मार्स के लिए। और ट्रेस गैस ऑर्बिटर जो है इसके द्वारा लॉन्च किया था रॉसकॉस्मोस द्वारा, वो जो सक्सेसफुल हुआ था कब 2016 में। अब है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, ठीक है। JAXA established in 2003 is responsible for all civilian space activities in Japan with activities ranging from basic space research to ongoing space mission। तो JAXA जो है ये 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो पर्पस है वो क्या है कि जितने भी सिविलियन स्पेस एक्टिविटीज़ है जापान के उसको कंट्रोल करना, चाहे वो बेसिक स्पेस रिसर्च हो या फिर जो अभी वो कर रहा हो, ठीक है। It launched Hinode Solar B spacecraft in September 2006 to understand more about the solar corona, which is the sun's atmosphere। जो सन का आउटर पार्ट है, कह सकते हैं सन का जो एटमॉस्फेयर है कोरोना, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए JAXA ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था सोलार बी, ठीक है, इसको हिनॉड भी कहते हैं, सितंबर 2006 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा JAXA's वर्क ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंक्लूड्स द कीबो रिसर्च मॉड्यूल including a robotic arm and regular cargo flights to ISS using the H2 ट्रांसफ़र व्हीकल। JAXA का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कीबो रिसर्च मॉड्यूल में हो या फिर रेगुलर कार्गो फ्लाइट्स हो जो कि ISS तक जाता है, ठीक है, H2 ट्रांसफ़र व्हीकल के साथ, ठीक है। अब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम CNSA कहते हैं। CNSA founded in 1993 is the national space agency of China। It is responsible for the national space program and for planning and development of space activities। तो CNSA जो है मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको फाउंड किया गया था कब 1993 में, और ये चाइना का नेशनल स्पेस एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल जितने भी स्पेस प्रोग्राम होंगे चाइना का वो कंट्रोल करना या स्पेस एक्टिविटीज़ को डेवलप करना। CNSA has done several manned space launches in 2013, a 3-person crew aboard Suanzhao 9 made the first Chinese manned docking in space attaching to the single room station Tiangong 1। तो CNSA जो है उसने काफ़ी सारे मैंड स्पेस लॉन्चेस भी किए हैं। 2013 में चाइना ने 3 क्रू मेंबर्स को सैनजाओ 9 के साथ भेजा था, और फिर वो तियांगोंग 1 जो कि एक सिंगल रूम स्टेशन है वहाँ पे उनको रोका भी था। CNSA is involved in various missions including Chinese Lunar Exploration Program, Mars Global Remote Sensing Orbiter and Long March 9। CNSA जो है चाइना का जो स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी सारे मिशंस में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि चाइनीज़ लूनार एक्सप्लोरेशन, मून के एक्सप्लोरेशन के लिए, मार्स ग्लोबल रिमोट सेंसिंग ऑर्बिटर के लिए, ठीक है, लॉन्ग मार्च 9 के लिए। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसीज को हम ESA भी कहते हैं। तो ESA established in 1975 with more than 20 members state is the coordinating entity for European civilian space activities। तो ESA जो है इसको इस्टेब्लिश 1975 में किया था, और इसमें लगभग 20 से भी ज़्यादा मेंबर्स, जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं वो सारे ही इसमें हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग एंटिटी है किसके बीच में, यूरोपियन सिविलियन स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इट ऑल्सो है सेवरल सेंटर्स स्कैटर्ड इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर तो पेरिस में है, लेकिन इसका और भी जो अलग अलग सेंटर्स है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला हुआ है। In 2010, ESA launched Cryosat 2,
यूरोप्स फर्स्ट मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द अर्थ्स आइस कोर। तो 2010 में सबसे पहला जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एक सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ था उसका नाम था क्रायोसैट 2, जो कि यूरोप का पहला मिशन था स्टडी अर्थ के आइस कवर को स्टडी करने के लिए। It has substantially contributed to the International Space Station and frequently flies astronauts to the orbital complex। और ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि फ्रिक्वेंटली जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में भेजते रहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट मिशंस ऑफ ESA इंक्लूड मार्स एक्सप्रेस विच इज़ an orbit around the planet and Rosetta which arrived in the Comet 67P Churyumov गार्सीमेंको इन 2014। और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मिशंस हैं ESA के वो हैं मार्स एक्सप्रेस, जो कि इसने ऑर्बिट किया था जो मार्स प्लेनेट है उसके ऑर्बिट में, ठीक है। वो कौन सा था? कॉमेट 67। अब इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। अब हम देखेंगे कि अलग अलग स्पेस एजेंसी के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो HST मतलब हबल स्पेस टेलीस्कोप इज ए स्पेस टेलीस्कोप दैट वाज लॉन्च्ड इन द लो ऑर्बिटल अर्थ ऑर्बिट इन 1990 टू हैव एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो इस HST को लॉन्च किया था 1990 में, कहाँ पे? अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि हम जो यूनिवर्स का है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू को हम ले पाएँ, ठीक है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एडविन हवल। इसका जो नाम है हवल स्पेस टेलीस्कोप एक एस्ट्रोनॉमर के नाम पे पड़ा है, ठीक है, एडविन हवल के नाम पे। इट वॉज बिल्ड बाय नासा अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसको बिल्ड किया था नासा ने, उसके किसके कंट्रीब्यूशन से? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हेल्प से। Scientists have used Hubble to observe the most distant stars and galaxies as well as the planets in our solar system। तो साइंटिस्ट ने इस हबल जो टेलीस्कोप है उसका यूज़ किया है ताकि हम स्टार और गैलेक्सीज जो कि डिस्टेंट है, काफ़ी दूर दूर है, उसका हम व्यू ले पाएँ, ठीक है। और प्लैनेट्स का भी जो कि सोलर सिस्टम है उसका भी व्यू ले पाएँ। हबल डज नॉट ट्रैवल टू स्टार्स, प्लैनेट और गैलेक्सीज, इट टेक्स पिक्चर्स ऑफ देम एज इट व्हील्स अराउंड अर्थ एट अबाउट 17,000 माइल पर आवर। ये जो है ये मतलब कहीं पे मतलब ये नहीं करता कि वहाँ पे वो लैंड नहीं करता, बट ये बस पिक्चर्स को क्लिक करता जो भी डिफरेंट गैलेक्सीज या स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं उसका। हबल हैज़ ट्रेवल्ड टू मोर देन 3 बिलियन माइल्स अलॉन्ग अ सर्कुलर लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट करंटली अबाउट 340 माइल्स इन एल्टीट्यूड। तो हबल जो है वो लगभग 3 बिलियन माइल्स को इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर चुका है एक सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में, वो भी 340 माइल्स के एल्टीट्यूड पे। फिर केपलर टेलीस्कोप। तो केपलर टेलीस्कोप इज़ ए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड इन 2009 बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। तो केपलर टेलीस्कोप को भी नासा ने ही लॉन्च किया था 2009 में, ठीक है, और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। इट वाज टास्क्ड विद डिटरमाइनिंग हाउ मेनी अर्थ लाइक प्लैनेट्स अकर थ्रू आउट द मिल्की वे गैलेक्सी। और इसका जो मतलब लॉन्च करने का जो पर्पस था वो था कि ये पता लगाना कि हम कैसे और अर्थ की तरह कितने प्लैनेट जो हैं वो सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। It has spotted more than 200 new potential planets, of which at least 10 are the near Earth size with conditions suitable to host life। और इससे लगभग 200 जो है पोटेंशियल प्लैनेट्स का तो डिस्कवर किया गया था, लेकिन उसमें से जो 10 हैं वो बिल्कुल अर्थ के साइज़ के ही हैं और उनमें जो कंडीशंस है वो भी लाइफ के लिए काफ़ी वाइबल है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। The James Webb Space Telescope, also called WAVE or GWST, is a large space-based observatory optimized for infrared wavelength, which will complement the extend the discoveries of the Hubble Space Telescope। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसको हम लोग वेव्स या JWST भी कहते हैं, ये एक लार्ज स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जिससे कि इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और वो अलग अलग डिस्कवरीज़ को और कॉम्प्लीमेंट करेगा। The telescope was successfully launched on an Ariane 5 rocket from the French Guiana in 2021। इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था कहाँ से? एरियन, ठीक है, जो कि 5 रॉकेट से, और ये फ्रेंच गुआना से कब? 2021 में। इट विल स्टडी एवरी फेज इन द हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स रेंजिंग फ्रॉम द फर्स्ट luminous glows after the Big Bang to the formation of solar system capable of supporting life on planets like Earth to the evolution of our own solar system। ये जो है वो पूरे हिस्ट्री, पूरे फेस को स्टडी करेगा यूनिवर्स को, जो कि स्टार्ट होता है बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग के बर्स्ट होने से ले करके कैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, उन सब के बारे में ये स्टडी करेगा। वेव इज़ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, कह सकते हैं जो है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो एक कह सकते हैं जॉइंट वेंचर है इसके बीच में नासा, उसके बाद ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में।
JWST विल सक्सीड द हबल स्पेस टेलीस्कोप। JWST जो है वो किसको सक्सीड करेगा? हबल स्पेस टेलीस्कोप को। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको ISS भी कहते हैं, ISS इज़ ए हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द सिंगल लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ISS जो है एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। It circles approximately 250 miles above Earth in roughly 92 minutes and completes 15.5 ऑर्बिट्स पर डे। और ये जो है लगभग 250 माइल्स अर्थ के ऊपर ये मतलब रोटेट करता है और ये 92 मिनट्स में, ठीक है। और ये 15.5 ऑर्बिट्स जो है वो एक दिन में करता है। द ISS इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी। तो ISS जो है वो जॉइंट वेंचर है 5 स्पेस एजेंसीज का। वो है नासा जो कि US का है, रॉसकॉस्मोस रशिया का, जाक्सा जापान का, ESA जो कि यूरोप का है, और कनाडा का CSA। इन 5 का जॉइंट वेंचर था। बट इट्स ओनरशिप एंड यूज़ हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स। लेकिन इसका जो यूज़ कौन कैसे करेगा, ये सब कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इंटर गवर्नमेंट ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के थ्रू। The first component was launched into orbit in 1998. ISS was ready for people when first crew arrived on November 2000. NASA and its partner finished the space station in 2011. इसका जो पहला कंपोनेंट लॉन्च हुआ था ऑर्बिट में 1998 में, ठीक है। और ISS जो है वो पर्सनस को रखने में कैपेबल था कब? 2000 में, सेकेंड नवंबर 2000 में। लेकिन फिर नासा और इसके पार्टनर्स ने उसको पूरी तरीके से फिनिश किया 2011 में। फिर इसके कंपोनेंट्स जो कि क्या क्या मॉड्यूल्स लगे हुए हैं ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। फर्स्ट इसमें प्रेशराइज्ड मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल्स प्रोवाइड ब्रीदेबल वार्म इन्वायरमेंट फॉर लिविंग क्वार्टर्स, इक्विपमेंट रूम्स एंड लेबोरेटरीज वेयर द क्रूज लिव एंड वर्क। प्रेशराइज्ड मॉड्यूल में क्या है कि यहाँ पे एक ब्रीदेबल वार्म इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक कह सकते हैं एक लिविंग क्वार्टर टाइप का, फ्लैट टाइप का, जहाँ पे एक पूरा वेल इक्विप्ड रूम है, लेबोरेटरीज है जहाँ पे क्रू रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। फिर नोट्स। मॉड्यूल्स कॉल्ड नोट्स कनेक्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेशन टू ईच अदर। तो नोट्स हैं जो वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को ISS के उसको कनेक्ट करते हैं। फिर सोलार एरेज। दिस एरेज आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द स्पेस स्टेशन। सोलार एरेज कलेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सन एंड टर्न इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसमें सोलार एरेज लगे हुए हैं, सोलार एरेज, ठीक है, जो क्या करता है कि जो सनलाइट है सन से उसको कलेक्ट करके फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर रोबोट आर्म्स। These are attached outside the station. The robot arms help to build the space station. These arms help move astronauts around outside and control science experiment. तो रोबोट आर्म्स इसमें लगे हुए हैं जो कि इसके स्टेशन इस ISS के जस्ट बाहर लगा हुआ है। ये इसको हेल्प करता है ताकि हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ना वो आउटसाइड जो है आउटसाइड का जो है पूरा कंट्रोल रख सकें और साइंस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर पाएँ। फिर एयर लॉक्स। These are like doors in the space station. Astronauts use them to go outside for spacewalk. तो यहाँ पे एयर लॉक्स हैं जिसके थ्रू जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर जाते हैं स्पेस में, किसके लिए? स्पेस वॉक के लिए, ठीक है। फिर डॉकिंग पोर्ट्स। These are like doors allowing visiting spacecraft to connect to the space station. तो डॉकिंग पोर्ट्स क्या है? ये एक तरीके से डोर्स टाइप का है जो कि कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट अगर कोई जा रहा है वहाँ पे तो उसको ISS से कनेक्ट होने में हेल्प करेगा। अब फंक्शंस ऑफ ISS का फंक्शन क्या है, क्या मतलब इसको वहाँ पे लगाने का, ठीक है। ISS इज़ यूज टू लर्न अबाउट लिविंग एंड वर्किंग इन स्पेस। दिस लेसन्स विल हेल्प नासा एक्सप्लोर स्पेस। तो ISS को इसलिए वहाँ पे मतलब सेटअप किया गया ताकि हम वहाँ पे स्पेस में वर्किंग और लिविंग कल्चर को समझ पाएँ, ठीक है। इससे नासा जो है स्पेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा। और ISS हैव कैपेसिटी टू एकोमोडेट 6 एस्ट्रोनॉट्स एट अ टाइम। तो नासा के अभी जो ISS लगा हुआ है उसमें लगभग 6 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ईजिली रह सकते हैं वहाँ पे। ISS serves as a microgravity and space environment research laboratory in which crew members conduct experiment in biology, human biology, physics, astronomy, meteorology and other field. तो ISS जो एक तरीके से कह सकते हैं माइक्रोग्रेविटी स्पेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्टडी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं बायो से लेके ह्यूमन बायोलॉजी को लेकर, ठीक है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और अदर फील्ड्स में। अब हम देख लेते हैं अदर स्पेस एजेंसीज़ के बारे में, मेजर जो स्पेस मिशन से अलग अलग, ठीक है। तो फर्स्ट है पायनियर सीरीज़, जिसको ये सन के लिए मिशन था, इसको लॉन्च किया था नासा ने और ये 1960s में लॉन्च हुआ था। और इसने कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व किया था, सोलर फ्लेयर्स को भी ऑब्जर्व किया था। फिर है हेलियोस सीरीज़, ये भी सन के लिए ही है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया था नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने 1970s में। इसने मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया, सोलर फ्लेयर्स जो कि अर्थ और सन, ये जो है अर्थ और सन के बीच में सोलर फ्लेयर्स को भी स्टडी करता है, ठीक है।
फिर उलिसेस जो कि सन के लिए है, इसको लॉन्च किया था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 1994 में। इसने ऑब्जर्व किया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स ऑफ द सन को और सोलर एक्टिविटी साइकिल को भी स्टडी किया था। फिर पार्कर सोलार प्रोब जो कि सन के लिए सन पे लॉन्च हुआ था, इसको लॉन्च किया था नासा ने 2018 में, ताकि सन का जो आउटर सरफेस है फोटोस्फीयर, उसके बाद जो कोरोना होता है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए। फिर आदित्य L1 जो कि सन के लिए लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2023 में, सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए। फिर सोलार ऑर्बिटर जो कि सन के लिए लॉन्च किया जाएगा, ESA के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में, सोलार एंड हेलियोस्फेरिक फिजिक्स के लिए। अब मैसेंजर ये लॉन्च किया जाएगा मरकरी पे, ठीक है, मरकरी प्लैनेट के लिए, इसको लॉन्च करेगी नासा, ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था 2004 में, ठीक है। मरकरी ऑर्बिट इंसर्शन 2011 में हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि मरकरी के ऑर्बिट में गया था। फिर है बेपी कोलंबो, ये मरकरी के लिए लॉन्च होगा, ये ESA और जाक्सा मिलकर लॉन्च करेगी इसको। ये लॉन्च 2018 में हुआ था और इसका पर्पस क्या था कि हम मरकरी के मैग्नेटिक फील्ड और उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर को और उसके सरफेस को स्टडी करें। फिर मैरिनर 2 जो कि वीनस के लिए लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 1962 में। ये फर्स्ट सक्सेसफुल वीनस फ्लाई बाय था। फिर वेनेरा सीरीज़ जो कि इसमें बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे वीनस के लिए, USSR के द्वारा, रशिया के द्वारा 1960 से 80s तक में एटमॉस्फेरिक एंड मैग्नेटिक स्टडीज़ के लिए। फिर है मैगलेन, ये वीनस के लिए लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 1989 में, ग्लोबल रडार मैपिंग को स्टडी करने के लिए। फिर है अकाट्सुकी जो कि इसको प्लैनेट सी भी कहते हैं, ये वीनस के लिए लॉन्च किया गया था जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा 2010 में, मैग्नेटिक एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए। फिर शुक्रयान 1 जो कि वीनस के लिए है और इसरो इसको लॉन्च करेगी 2024 में, ये प्लान्ड है अभी, ठीक है। फिर वीनस इन सिटू एक्सप्लोरर जो कि वीनस पे लॉन्च होगा, ये नासा करेगा इसको लॉन्च 2027 में, ये भी अभी प्लान्ड है। फिर मैरिनर 9 जो कि मार्स पे लॉन्च होगा, ठीक है, नासा के द्वारा 1971 में हुआ था, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि दूसरे प्लैनेट को ये ऑर्बिट में गया था। फिर मार्स सीरीज जो कि मार्स के लिए लॉन्च हुआ था USSR के द्वारा 1970s में, मैग्नेटिक एंड एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ के लिए। MERA स्पिरिट मार्स पे जो कि के लिए हुआ था, नासा ने इसको लॉन्च किया था 2004 में, इसको स्टैटिक साइंस स्टेशन के रूप में इसको ऑपरेट किया था। फिर मार्स रिकनसाइंस ऑर्बिटर जो कि मार्स पे लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा 2006 में, सरफेस इमेजिंग विथ हाई राइज कैमरा, ठीक है। फिर मंगलयान जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, ये मार्स के लिए लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा 2014 में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, स्टडिंग मार्शियन एटमॉस्फेयर और मिनरोलॉजिकल मैपिंग, ठीक है, मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था ये। फिर मैबन ये भी मार्स के लिए मिशन था, नासा ने इसको लॉन्च किया था 2014 में, ताकि मार्स के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकें। इनसाइट ये भी मार्स के लिए मिशन था, नासा ने इसको लॉन्च किया था 2018 में, ताकि मार्शियन एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएँ और वहाँ के का जो डीप इंटीरियर है मार्स का और वहाँ की टेक्टोनिक एक्टिविटी को भी स्टडी कर सकें, ठीक है। फिर होप मार्स मिशन, ये मार्स मिशन है, इसको लॉन्च किया जाएगा UAE के द्वारा, ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था इसका। टू स्टडी मार्शियन एटमॉस्फेयर बिल्ड बाय UAE एंड US इंस्टीट्यूशन एंड लॉन्च्ड वाया जापानीज बूस्टर। ये बनाया तो था UAE और US ने मिलकर के, लेकिन इसको लॉन्च किया था जापान के एक बूस्टर ने। फिर मार्स ग्लोबल रिमोट सेंसिंग ऑर्बिटर एंड स्मॉल रोवर्स का तियानवेन 1 है, ये इसको लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया था चाइना के स्पेस एजेंसी 2021 में, ताकि मार्स एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाए, वहाँ के सॉइल और सरफेस मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सके। फिर गैलीलियो ऑर्बिटर, ये जुपिटर के लिए लॉन्च हुआ था नासा के द्वारा, वेस्ट जर्मनी के द्वारा 1989 में, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट जुपिटर, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू फ्लाई बाय एन एस्टेरॉयड। और ये पहला मिशन था जो कि जुपिटर के लिए लॉन्च किया गया था और ये पहला स्पेस क्राफ्ट था जो कि एस्टेरॉयड को फ्लाई बाय किया था। फिर जूनो, ये जुपिटर के लिए मिशन था, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 में। ये फर्स्ट सोलर पावर जुपिटर ऑर्बिटर मिशन था जो कि पोलर ऑर्बिट जुपिटर में गया था ये। फिर जूस, ठीक है, इसको लॉन्च किया था जुपिटर के लिए ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, अप्रैल 2013 में इसको प्लान किया गया है। इसका मिशन है कि जुपिटर को स्टडी करे और वहाँ के 3 आइसी मून्स के बारे में, कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड के बारे में। अब नेक्स्ट है IHP-1 इंटरस्टेलर हेलियोस्फीयर प्रोब जो कि जुपिटर के लिए लॉन्च किया जाएगा CNSA के द्वारा 2014 में। प्रपोज्ड इंटरस्टेलर हेलियोस्फीयर प्रोब विद जोवियन ग्रेविटी असिस्ट। फिर कैसिनी सैटर्न के लिए एक मिशन है जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI मतलब इटली की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था 1997 में। इसको ऑर्बिटल इंसर्शन 2004 में हुआ था। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है जो कि सैटर्न के ऑर्बिट में गया था।
वोयेगर, ये भी सैटर्न के लिए था, इसको लॉन्च किया नासा ने 1977 में। प्रीवियसली ये जुपिटर को विजिट किया, फिर ये सैटर्न के पास गया, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट में भी गया था ये। नेक्स्ट है डाउन, इसको सिरियस और वेस्टा जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है उसके लिए भेजा जाएगा, मतलब भेजा गया था नासा के द्वारा 2007 में। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि 2 डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास गया था। फिर नियर सॉय मेकर, ये 433 इरोस एस्टेरॉयड के लिए स्टडी के लिए गया था, ये नासा ने भेजा था इसको 1996 में, ताकि वहाँ के मिनरल्स और मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर पाएँ। ये फर्स्ट ह्यूमन मेड प्रोजेक्ट था जो कि एस्टेरॉयड पर लैंड किया था। फिर है हायाबुसा 2, जो कि ये कौन सा एस्टेरॉयड के लिए, तो 162173 राइगोआ एस्टेरॉयड के लिए गया था। जाक्सा ने इसको लॉन्च किया था 2014 में। इसका ऑर्बिटल इंसर्शन हुआ था जून 2018 में। इसने सैंपल कैप्चर किया था 2019 में और फिर अर्थ पर रिटर्न हो गया था 2020 में। फिर ऑसरिस REX, जो कि बेनू एस्टेरॉयड के लिए लॉन्च हुआ था, नासा ने इसको लॉन्च किया था 2016 में। इसका ऑर्बिटल इंसर्शन 2018 में हुआ था। 2020 में इसने सैंपल को कैप्चर किया और 2023 में ये अर्थ पे वापस भी आ जाएगा, ठीक है। फिर डार्ट मिशन, ये डीडीमोस एस्टेरॉयड के लिए लॉन्च किया था नासा और इटली के स्पेस एजेंसी के द्वारा 2020 में, और इसका ये करेगा कि कैसे हम हजार्डस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। फिर है ल्यूसी, ये डोनाल्ड जॉनसन एस्टेरॉयड के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, नासा के द्वारा किया गया था, ठीक है। 2021 में मैंड बेल्ट एस्टेरॉयड फ्लाई बाय एन रूट और 2 जुपिटर ट्रोजन्स। लीना 1, ये मून के लिए मिशन है, यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 59 में। ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था जो कि मून के विसिनिटी में गया था, मून के ऑर्बिट में गया था। लूना 2, ये भी मून के लिए था, ये यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 1959 में। ये फर्स्ट इम्पैक्ट होता है इसका मून पे। लूना 16, जो कि मून के लिए था मिशन, ये यूएसएसआर ने लॉन्च किया था 1970 में। ये फर्स्ट रोबोटिक सैंपल जो है जो अर्थ पे लेकर के आया था मून से। फिर लूनार प्रोस्पेक्टर, जो कि मून के लिए मिशन था, इसको लॉन्च किया था नासा ने 1998 में। ये इंटरनेशनली इम्पैक्टेड इनटू पोलर क्रेटर एट द एंड ऑफ मिशन टू टेस्ट फॉर लिबरेशन ऑफ वाटर वेपर, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। इससे वाटर वेपर का डिटेक्शन का बहुत कोशिश किया गया, कहाँ पे, मून पे, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाया था। फिर है चेंज 1, जो कि मून के लिए मिशन था, इसको चाइना ने लॉन्च किया था 2007 में 3D लूनार मैपिंग एंड जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। ये फर्स्ट चाइनीज़ प्रोब था जो कि अर्थ के अलावा किसी ऑर्बिट में गया था। चंद्रयान 1, जो कि मून के लिए मिशन था, ये इसरो ने लॉन्च किया था 2008 में। 3D मैपिंग सर्च वाटर इन पोलर रीजन्स, है ना, और ये पहली बार वाटर डिटेक्ट किया था इसरो ने ही, है ना, चंद्रयान 1 ने, ठीक है। आर्टेमिस मिशन, जो कि मून के लिए मिशन था, ये मिशन है मतलब, ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा 2024 में। तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलार विंड ऑन द लूनार सरफेस मैंड मिशन टू मून, और ताकि हम यहाँ से सोलार विंड का क्या इफेक्ट है, क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए ये जाएगा, ठीक है। ये पहला मतलब मैंड मिशन होगा मून पे जाने वाला। अब है बेयर सीट, ठीक है, ये फेल हो गया था, ये मून के लिए मिशन था। ये इजराइल के स्पेस स्टेशन ने इसको लॉन्च किया था 2019 में। ये फर्स्ट इजरायली और प्राइवेटली फंडेड लूनार लैंडर था, लेकिन ये फेल हो गया था। चंद्रयान 2, जिसको भी इसमें विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान पेलोड था, ठीक है। ये मून के लिए मिशन था इसरो का 2019 में। ऑब्जर्व लूनार ज्योग्राफी एंड मिनरोलॉजी, सर्च फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, विक्रम एंड प्रज्ञान फेल्ड। विक्रम और प्रज्ञान जो था फेल्ड हो गया था, लेकिन वाटर का सर्च हो गया था। फिर है हाइजेंस, ठीक है, तो ये टाइटन मून के लिए ये गया था और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था 2005 में। इसने कैसनी को डिप्लॉय किया था वहाँ पे, और ये फर्स्ट प्रोब था जो कि लैंड ऑन अ सैटेलाइट ऑफ अनदर प्लैनेट, जो कि दूसरे प्लैनेट के सैटेलाइट पे लैंड होता है, ये पहला प्रोब था ऐसा। फिर MMX मार्शियन मून्स एक्सप्लोरर, ये फोबोस और डिमोस, जो कि मून है मार्स मून है, ये किसका मतलब ये मून है मार्स का, ठीक है, इस पे गया था ये। जाक्सा द्वारा इसको मतलब भेजा जाएगा 2024 में। ऑर्बिटल इंसर्शन होगा इसका 2025 में। फिर कैप्लर मिशन, ये सोलार सिस्टम को स्टडी करने के लिए जाएगा, ये नासा ने भेजा था इसे 2009 में। सर्च फॉर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि सोलार सिस्टम में गया था, नासा, ESA और कनाडा ने इसको भेजा था, ठीक है, 2021 में। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए। न्यू होराइजन्स, इसको भेजा था कहाँ पे, क्यूपर बेल्ट में, नासा ने 2006 में, टू स्टडी 1 और मोर अदर क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। फिर यूक्लिड, ठीक है, इसको ये आउटसाइड सोलर सिस्टम भेजा जाएगा ठीक है, ESA के द्वारा 2023 में। ये भी प्लान्ड है। ये मेजर करेगा कि क्या रेट ऑफ एक्सपेंशन यूनिवर्स का, टू टाइम टू बेटर अंडरस्टैंड डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर।
फिर रोसेटा जाएगा कहाँ पे, चूरिमोव क्राशिनो को जुपिटर फैमिली कॉमेट में जाएगा। इसको भेजेगा कौन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था इसको 2004 में। फ्लाई बाइस ऑफ एस्टेरॉइड 2867 स्टेनिस एंड 21 ल्यूटिना कंप्लीटेड। अब देख लेते हैं कुछ अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो INS हैज़ 3 सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। फिर INS कवर्स इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019। इसने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। इसमें बस स्टेटमेंट एक ही करेक्ट है, वो कौन सा है, ए, ठीक है। कि INS जो है उसके पास जो है 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी में और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर GSLVs आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Satellite launched by PSLV appeared to remain permanently fixed in same position in the sky as viewed from the particular location or Earth, ठीक है। फिर बोला कि GSLV MK3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engine। तो गलत है। तो GSLV क्या 3-stage launch vehicle है। इसमें कौन सा बोल रहा है कि सही होगा, ठीक है। इसमें बस एक ही स्टेटमेंट सही है, वो कौन सा है, फर्स्ट वाला। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो, इट इज़ कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। फिर मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर USA। मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। अब इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो ये तो एक मार्स मिशन है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये सेकंड कंट्री नहीं है, ठीक है, ये 4th कंट्री है और ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो 1 और 3 सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अदर देन USA एंड रशिया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। फिर बोल रहा है कि एस्ट्रोसैट इज 200 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 650 किलोमीटर अबव द सरफेस और द अर्थ। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो नाइदर 1 and 2 जो होगा इसका आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज़। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फिर है कि लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी सही है। टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ना फिर ट्रैफिक स्टडीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 जो होगा वो बस करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। अब बोल रहा है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें है क्या कि कैसनी हाइजन जो है ये ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा टू द अर्थ। मैसेंजर जो है मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी। और फिर बोल रहा है क्या वॉयेज 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। तो इसमें ये दोनों जो है वो बिल्कुल सही मैच हैं, ठीक है। बाकी जो सारे हैं वो मतलब फर्स्ट जो है वो गलत है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 2 and 3 सही, जो बी वाला है, ठीक। An artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of earth। अब क्या है कि कोई सैटेलाइट अगर ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, जो कि वो लेकिन अर्थ पे वापस नहीं आता है। इसका क्या रीज़न है कि जो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है वो क्या प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे है कि इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, या इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है जितना कि इसको चाहिए मूव करने के लिए। अब सैटेलाइट यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन रिले आर पार्ट इन द अब इसमें बोल रहा है सैटेलाइट्स यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट इज सेड टू बी इन द ऑर्बिट व्हेन। तो इसमें बोल रहा है कि सैटेलाइट जो है टेली कम्युनिकेशन में जो भी यूज़ करते हैं हम लोग उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखते हैं, ठीक है। और इस जो भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट जो है वो सही है। द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, द ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236। इसमें जो है वो कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, ए, ठीक है। ऑर्बिट जो सिंक्रोनस होता है, ऑर्बिट सर्कुलर होता है और ये ऑर्बिट है वो अर्थ के इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैटेलाइट ओशनसैट लॉन्च बाय इंडिया हेल्प्स इन। ओशनसैट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा वो किस चीज़ में हेल्प करता है। तो इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि एस्टिमेटिंग द वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो नहीं, इसके लिए नहीं किया गया लॉन्च।
प्रेडिक्टिंग द ऑन सेट ऑफ मानसून, तो ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर्स, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसका बस 2 है वो करेक्ट होगा, उसका आंसर क्या होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस क्राफ्ट, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा जो है वो स्पेस क्राफ्ट है। इसमें ऑप्शन है एपोहिस, कैसिनी, स्पीडसर। कैसिनी तो ये एक सैटेलाइट मून है, सॉरी। फिर टेक्सार, तो इसमें कौन सा स्पेस क्राफ्ट है, तो टेक्सार जो है वो बस स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।